साथियों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी JKSSB पटवारी एग्जाम के लिए जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी आपके साथ हमने डिस्कस करनी शुरू किए हैं। फिजिक्स का पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री का पोर्शन हमने स्टार्ट किया हुआ है। कुछ क्लासेस केमिस्ट्री की हो चुकी हैं। आज एक और क्लास बिहेवियर ऑफ गैसेस, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट गैस लॉज हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। तो साथियों चलो शुरू करते हैं, समझते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट गैस लॉज हैं जिनके बारे में आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि बिहेवियर ऑफ गैस के बारे में। देखिए, जब हमने आपके साथ मैटर के बारे में बात की थी तो हमने पढ़ा था फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास फेजेस हैं, जो आपके पास स्टेट्स ऑफ मैटर आ रहे हैं। सर एक तो आपके पास सॉलिड आ रहे हैं, नंबर सेकंड जो है आपने पढ़े थे हमारे पास वो लिक्विड आ रहे थे, नंबर थर्ड जो आपके पास स्टेट ऑफ मैटर आ रही थी वो आपके पास गैस आ रही थी। जब हमने सॉलिड्स की बात की थी तो अब हमने वहाँ देखा था कि जो आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है वो सबसे ज़्यादा आ रही है। जो मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल्स आपके पास सॉलिड्स में सबसे क्लोज, सबसे नज़दीक है, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास सॉलिड्स में मिल रही है। उसके बाद आपके पास लिक्विड्स मिल रही हैं। जब आप गैस में पहुँच रहे थे तो आपको पता चल रही थी कि जो फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज हैं वो सबसे कम है, या ऐसा कहें कि जो आपके पास मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज हैं उनमें सेपरेशन, उनमें डिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है। ये चीज़ हमने गैस में ऑलरेडी पढ़ी थी जब हमने मैटर का टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था। तो कहा था हमने कि जो आपके पास गैस है इसको हम कह सकते थे कि गैस को हम जो है होमोजीनियस फ्लूइड की कैटेगरी में रख रहे थे, होमोजीनियस फ्लूइड की कैटेगरी में रख रहे थे। कि अगर आप गैस देखेंगे कि वॉल्यूम सर गैस की क्या आ रही है, किसी भी कंटेनर में, जिस कंटेनर में आप इस गैस को डाल रहे थे, जिस कंटेनर में आप इस गैस को डालेंगे, जिस वेसल में आप इस गैस को डालेंगे, जिस उस वेसल की, उस कंटेनर की जो वॉल्यूम होगी वही वॉल्यूम जो है ये गैस जो है ऑक्यूपाई कर देगा। वहाँ हमने पढ़ा था कि अगर आप गैस देखेंगे कि हाँ डेंसिटी देखेंगे गैस की, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है, ये डेंसिटी जो है बहुत लो होती है गैसेस की। अगर आप विस्कोसिटी देखेंगे तो विस्कोसिटी भी जो आपके पास गैसेस की है वो लो होती है। ये कुछ बातें हैं जो गैसेस के बारे में ऑलरेडी आप जान चुके हैं, जिनके बारे में जो है हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि गैस है सर होमोजेनियस फ्लूइड आ रहा है, इसकी डेंसिटी जो है बहुत लो आ रही है, इसकी जो आपके पास वॉल्यूम है, जिस कंटेनर में डालेंगे, जिस वेसल में डालेंगे, उस वेसल की जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम आपके पास गैस ऑक्यूपाई कर देगा, इसकी विस्कोसिटी जो है वो आपके पास बहुत लो होती है। ये बातें आप ऑलरेडी जान चुके हैं। इसको गैस का बिहेवियर और अच्छे से समझने के लिए एक थ्योरी हमारे पास आई थी जिसका नाम हमने दिया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी सो एज टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द गैसेस, ताकि हम जो बिहेवियर गैस को समझ सकें इसके लिए एक इंपॉर्टेंट थ्योरी आई थी जिसको हमने नाम दे दिया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है जी, गैसेस के बिहेवियर को समझने के लिए हमारे पास एक थ्योरी आई थी जिसका नाम हमने दे दिया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं इसकी, कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस थ्योरी ने कही हैं जिनके बारे में आपको पता होनी चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो पोस्टुलेट्स क्या हैं, बिल्कुल आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट पोस्टुलेट ये कह रहा है आपके पास कि गैस इज कंपोजिशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर कॉन्स्टेंटली इन ए रैंडम मूवमेंट। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप गैस देख रहे हैं उसमें आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमेशा आपके पास एक कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स एक ही जगह पर ठहरे हुए नहीं होते हैं बल्कि लगातार कांस्टेंटली रैंडम मोशन दिखाते हैं, रैंडमली मूवमेंट जो है ये करते रहते हैं। ये पहला पोस्टुलेट इसका आ रहा था। नंबर सेकंड जो पोस्टुलेट आ रहा है वो आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है कि द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज द डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास अगर इन मॉलिक्यूल्स, आपने देख लिया कि गैस जो है मॉलिक्यूल्स का बना है, ये जो इन मॉलिक्यूल्स का अगर अपना वॉल्यूम देखेंगे इनकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि जो डिस्टेंस है इन मॉलिक्यूल्स में वो बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। जब डिस्टेंस इनकी बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर्ड टू साइज ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, हम कह लेते हैं कि इन मॉलिक्यूल के जो वॉल्यूम होती है वो बहुत ही आपके पास नेग्लिजिबल है। नंबर थर्ड पोस्टुलेट जो इस थ्योरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आपको पास दे रही है वो ये है कि द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो आपके पास इन गैस मॉलिक्यूल्स में आ रही है इट इज़ नेग्लिजिबल। द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर आल्सो नेग्लिजिबल। बहुत ज़्यादा कम जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को मिलती है गैसेस मॉलिक्यूल्स में। नंबर फोर्थ पोस्टुलेट जो आपके पास आ रहा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में वो ये है कि जो कोलिजन आ रही है, क्योंकि आपने देख लिया कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमेशा किस में रह रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स लगातार आपके
रैंडम मूवमेंट में रह रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स में जो कोलिजन होगी, आपस में कोलिजन होगी, एज वेल एज विद द जो आपके पास वाल्स होंगी, जिस कंटेनर में, जिस वेसल में आपने रखा है, उस वेसल के साथ भी इसके इनकी जो है कोलिजन होगी। तो कह रहा है ये द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद ईच अदर एंड द वाल्स ऑफ द कंटेनर इज ऑलवेज इलास्टिक। जो आपके पास ये कोलिजन होगी, ये हमेशा जो है इलास्टिक कोलिजन आपको देखने को मिलेगी। नंबर 5 जो है इंपॉर्टेंट आपके पास जो पोस्टुलेट आ रहा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, वो ये है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। ठीक है जी, तो चलिए समझिए, देखिए सीधे सीधे आपके पास 5 पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट आ रही हैं। पहला पोस्टुलेट ये कह रहा है आपके पास कि जो भी आपके पास गैसेस हैं वो मॉलिक्यूल्स के बने हैं, और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं हमेशा आपके पास रैंडम मोशन में जो है बने रहते हैं, ये एक ही जगह पर नहीं रहते हैं, लगातार जो है रैंडम मोशन में आपके पास बने रहते हैं। दूसरा पोस्टुलेट ये आपने कह लिया कि इन मॉलिक्यूल की अपनी वॉल्यूम जो है, तो वॉल्यूम ऑफ दीज मॉलिक्यूल जो है वो बहुत नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि जो डिस्टेंस है इन मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। तीसरा बात आपने ये कह लिया कि जो इंटर मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहे हैं इन मॉलिक्यूल के बीच में, गैस मॉलिक्यूल के बीच में, वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ज़्यादा कम है। चौथी आपने ये कह लिया कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं लगातार आपके पास जो है ये तो एक तो मूवमेंट में चल रहे हैं, रैंडम मोशन में चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये कोलाइड करते रहेंगी, और ये जो कोलिजन होगी इन मॉलिक्यूल्स के आपस के बीच में एज वेल एज विद द कंटेनर की जो वॉल्स के बीच में होगी, ये कोलिजन हमेशा आपके पास क्या होगी, ये कोलिजन जो है इलास्टिक कोलिजन होगी। और नंबर 5 आपने पढ़ लिया कि जो ये अब जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ये रैंडम मोशन में, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो इन मॉलिक्यूल्स की होगी ये निर्भर है, ये डिपेंडेंट है किस पर सर, ये निर्भर है आपके टेम्परेचर पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं विद रिगार्ड ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है जी, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये इन पर जो है आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। अगला कंसेप्ट जो हम आपके साथ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर आपके पास जो गैसेस का बिहेवियर है वो डिपेंड करेगा। गुजारिश साथ साथ करते जा रहे हैं कि भाई सीख रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है लाइक शेयर करते रहें। चलिए जी, कौन से फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स इफेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ गैसेस। कौन से फैक्टर्स हैं जो बिहेवियर ऑफ गैसेस को अफेक्ट करेंगे? देखिए आपने पढ़ लिया कि आपने देख लिया कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपके पास ये पोस्टुलेट्स हैं, ये आपने समझ लिए। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके गैसेस के बिहेवियर को जो है अफेक्ट करेंगे? नंबर फर्स्ट जो इसमें आ रहा है आपके पास, वो आपके पास टेम्परेचर आ रहा है। नंबर सेकंड जो है जो अफेक्ट करेगा वो आपके पास प्रेशर है। नंबर थर्ड जो फैक्टर है वो आपके पास वॉल्यूम है। ठीक है, ये तीन जो है, ये टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके बिहेवियर ऑफ गैसेस को जो है वो अफेक्ट करते हैं। नंबर फोर्थ चीज़ जो है वो कौन सी है कि आपके पास अमाउंट जो है, जिसे आप कहते हैं कि क्वांटिटी कितनी है किसी भी इस वाले गैस की, क्वांटिटी, और क्वांटिटी को जो है आप नंबर ऑफ मोल्स से, आप नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसको नहीं पता है वो पिछली क्लास देखिए, उसमें हमने मोल्स का कंसेप्ट आपको दे दिया है कि जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, उस पर ये जो आपके पास बिहेवियर गैस है ये डिपेंड करता है। और ये जो फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे फैक्टर, चाहे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है जी, जो ये फैक्टर्स हैं जिन पर आपके पास बिहेवियर ऑफ गैस निर्भर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, जिससे आपके पास बिहेवियर गैस इफेक्ट हो रहा है, ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, इंटर रिलेटेड कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल सर, हमारे पास अगर एक गैस है, उसका अगर आप टेम्परेचर जो है, फॉर एग्जांपल अगर आप टेम्परेचर, आपके पास टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपके पास क्या होगा, जो गैस है वो एक्सपैंड हो जाएगी। जब एक्सपैंड हो जाएगा सर, उसकी वॉल्यूम जो है वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम भी आपके पास डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह से टेम्परेचर को चेंज करने से आपके पास जो है आपके प्रेशर पर भी चेंज हो जाएगा। इस तरह इंक्रीज करेंगे तो उस पर भी जो है प्रेशर पर भी फर्क आ जाएगा, और डिक्रीज करने से भी प्रेशर पर भी फर्क आ जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली अगर आप चाहें कि आपके पास एक गैस है, इस गैस को आप चाहें कि आप इस गैस को, या आपके पास कोई भी गैस दिया गया है, आप चाहते हैं कि सर इस गैस को हम लिक्विड में चेंज कर दें या इस गैस को हम सॉलिड में चेंज कर दें, तो आप कैसे कर सकते हैं इसको? आपको पता है कि सॉलिड को हीट करेंगे लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड हीट करेंगे गैस बन जाएगा। इसको उल्टा अगर हम लिक्विड को जो है, इसका लिक्विड का टेम्परेचर जो है हम कम कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर का इसको हम ठंडा करेंगे, टेम्परेचर कम कर देंगे, तो गैस जो है ये कन्वर्ट हो सकता है लिक्विड में, ये कन्वर्ट हो सकता है सॉलिड में। इसके साथ साथ या तो आप जो है प्रेशर जो है, इस गैस पर प्रेशर जो है, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे इस पर, उसकी वजह से भी जो ये गैस है, ये गैस जो है कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, ये गैस जो है ये चेंज हो जाएगा आपके
सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो सकता है, सॉलिड में चेंज हो सकता है अगर आप इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फैक्टर्स हैं जिन पर बिहेवियर ऑफ गैस डिपेंड कर रहा है ये एक दूसरे के साथ इंटररिलेटेड हैं। सिमिलरली अगर आपके पास क्वांटिटी जो है, जो आपके पास गैस है इसकी क्वांटिटी जो है, नंबर ऑफ मोल आप गैस जो है, जो आपके पास क्वांटिटी है, अगर आप इस क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे, दैट नंबर ऑफ मोल दैट क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे, जो आपका प्रेशर है ये इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप क्वांटिटी को डिक्रीज कर देंगे जो प्रेशर है ये डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे आपको पता चल रही है कि ये जो फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। इस तरह से अगर आप चाहें कि आपके पास कोई भी गैस दिया गया है, अगर आप चाहते हैं कि उसका प्रेशर जो है आप डिक्रीज करें, तो उसके जो वॉल्यूम है और उसके जो क्वांटिटी है अगर इसको आप स्मॉल रखेंगे, लेस रखेंगे, इसकी वजह से आपके पास प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर पाएंगे। इसके बरकत अगर आप चाहते हैं कि आपके पास प्रेशर जो है इस गैस का, आप प्रेशर को इंक्रीज करना चाहें, जो वॉल्यूम है इस गैस की और जो क्वांटिटी है इस गैस की उसको आप ज़्यादा रखें, मोर रखें, ज़्यादा कर देंगे, उसकी वजह से जो है आप इसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर सकेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं सर? एक तो आपके पास पोस्टुलेट्स कौन से हैं आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, और दूसरा जो है वो है गैस लॉज। कौन से इंपॉर्टेंट गैस लॉज हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? जो 5 इंपॉर्टेंट गैस लॉज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है जी, गैस लॉज। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 हमारे पास गैस लॉज आ रहे हैं जो आपको दिखाते हैं किस तरह से बिहेवियर ऑफ गैस जो है वो किस तरह से चेंज होगा, किस तरह से जो आपके पास अफेक्ट होगा, कौन से फैक्टर्स जो है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इनका असर क्या होगा आपके बिहेवियर ऑफ गैस पर। इनको समझने के लिए आपके पास 5 इंपॉर्टेंट गैस लॉज आपके पास आए हैं। सर वो कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास आ रहा है जिसे आपने बॉयल्स लॉ कहा। ठीक है जी, नंबर 2 जो है वो हमने आपके साथ हमारे साथ आप पढ़ेंगे वह है चार्ल्स लॉ। ठीक है जी, ये हो गए 2 लॉ। नंबर 3 जो है वो आप पढ़ेंगे गे-लुसेक लॉ। 3 हो गए। नंबर 4 लॉ जो आप पढ़ेंगे, एक तो आपने बॉयल्स लॉ पढ़ लिया, नंबर 2 आप पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ, नंबर 3 आप गे-लुसेक लॉ पढ़ेंगे, नंबर 4 जो है एवोगैड्रोस लॉ, नंबर 5 जो आप पढ़ेंगे वो आप जो है एक आइडियल गैस लॉ पढ़ेंगे। ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो आपको दर्शाएंगे कि किस तरह से बिहेवियर ऑफ गैस जो है वो चेंज हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, अलग अलग टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इनको चेंज करने से किस तरह से क्या असर हो रहा है। तो ये समझने के लिए हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट गैस लॉज आए हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो है आपको समझने हैं। चलिए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 आपके पास बॉयल्स लॉ, उसके बारे में बात करते हैं। तो साथ में गुजारिश करते हैं कि चैनल को जो है सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए जी, फर्स्ट लॉ जो हम पढ़ेंगे आप हमारे साथ पढ़ेंगे वो है बॉयल्स लॉ। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो है, बाय डेफिनेशन इसकी क्या आती है वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से दी गई है। कहता है बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्रेशर व्हेन द अमाउंट ऑफ गैस इज फिक्स्ड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए समझिए अब इसको हमने क्या कहा। बॉयल्स लॉ कहता है अगर आपके पास गिवन अमाउंट ऑफ गैस है, अगर टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर जो है आप कांस्टेंट रख रहे हैं, इस टेम्परेचर को आप छेड़ नहीं रहे हैं, इस टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, जो फिर आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन आ जाएगी, ये इनवर्स रिलेशन आ जाएगी। अगर प्रेशर को आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम आपकी कम हो जाएगी, वॉल्यूम को आप बढ़ाएंगे तो प्रेशर आपका कम हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन आ जाएगी। इनवर्स रिलेशन आ जाएगी आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम में। अगर आपके पास गिवन अमाउंट ऑफ गैस जो है उसका टेम्परेचर आप कांस्टेंट रख रहे हैं तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में आपके पास एक इनवर्स रिलेशन आ रही है, या ऐसा कहें कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, या ऐसा कहें कि P1 V1 दैट इज P1 इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर, V1 इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू P2 V2 दैट इज प्रेशर, इनिशियल प्रेशर जो आपके पास P2 है फाइनल प्रेशर आ रहा है, V2 आपके पास फाइनल वॉल्यूम आ रही है। ये किसके बराबर होगा? ये कांस्टेंट होगा। समझिए बात को। कह रहा है बॉयल्स आपके पास, अगर आपके पास गिवन अमाउंट ऑफ गैस दिया गया है उसमें आपके पास टेम्परेचर आप कांस्टेंट रख रहे हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम में आपके पास इनवर्स रिलेशन रहेगी। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इतना याद रखिए दैट P प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड विद वॉल्यूम, P इज इनवर्सली रिलेटेड विद वॉल्यूम, P इनवर्सली रिलेटेड 1/V। ठीक है, तो इस तरह से आपने याद रख लिया कि PV आपके पास कांस्टेंट आ रहा है, या P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अगर आप ग्राफ में देखेंगे, अगर आप इसी चीज़ को, अगर आप बॉयल्स लॉ को ग्राफ में देखेंगे, अगर इस तरह से आप वॉल्यूम इस कोऑर्डिनेट दिखा रहे हैं या आपके प्रेशर आप दिखा रहे हैं तो जो रिलेशन आपके पास बन के आ जाएगी, जो ग्राफ आपके पास बन के आ जाएगा, कुछ इस तरह का ग्राफ जो है आपको देखने को मिलेगा। जब वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपके पास वॉल्यूम कम होगी। तो ये जो है ये क्या कह रहा है, इस लॉ को आप कहेंगे बॉयल्स लॉ। चलिए जी, नंबर 2 लॉ जो आप पढ़ेंगे हमारे साथ वो कौन सा है?
वो आपके पास आ रहा है चार्ल्स लॉ। नंबर सेकंड लॉ, चार्ल्स लॉ। चलिए सबसे पहले इसकी भी डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन बिल्कुल आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द वॉल्यूम ऑफ द गैस विद ए फिक्स्ड मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। चलिए समझते हैं इसके बारे में। चार्ल्स लॉ के मुताबिक जो आपके पास वॉल्यूम और टेम्परेचर, अगर आपके पास गिवन अमाउंट ऑफ गैस है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में एक डायरेक्ट संबंध है। दैट इज वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। या ऐसा कहें कि V डिवाइड बाई T जो है आपके पास कांस्टेंट रहेगा, या ऐसा कहें कि V1 डिवाइड बाई T1 शुड बी इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, वायर V1 इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम, T1 इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर, V2 इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल वॉल्यूम, T2 इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में एक डायरेक्ट संबंध आ रहा है। फॉर ए गिवन मास ऑफ आपके पास गिवन मास ऑफ क्या है, गैस है, तो उनके बीच में वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन आ रही है। अगर आप इसको ग्राफ की सूरत में बताएंगे कि आपके पास अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में आपने रिलेशन दिखानी है, या आपके पास टेम्परेचर है फॉर एग्जाम्पल इन केल्विन, या आपके पास वॉल्यूम है फॉर एग्जाम्पल मिलीलीटर में आप दिखा रहे हैं, तो जो इन दोनों के बीच में रिलेशन है वो इस तरह का ग्राफ आ जाएगा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम है तो वॉल्यूम भी कम है, टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का जो आपके पास ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये ग्राफ जो है चार्ल्स लॉ को रिप्रेजेंट करेगा। चार्ल्स लॉ क्या कह रहा है आपके पास, अगर आपके पास गिवन अमाउंट ऑफ गैस दिया गया है, गिवन वॉल्यूम, गिवन मास ऑफ गैस दिया गया है, तो उसके लिए आपके पास टेम्परेचर और वॉल्यूम में एक डायरेक्ट संबंध आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रही है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर थर्ड लॉ जो आपके पास आ रहा है उसका नाम क्या आ रहा है, गे-लुसेक लॉ। चलिए सबसे पहले इसकी भी डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। चलिए डेफिनेशन आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कांस्टेंट, द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस वेरीज डायरेक्टली विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है जी, इसके मुताबिक अगर आपके पास वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, अगर आपके पास गिवन अमाउंट ऑफ गैस है, उसकी वॉल्यूम है वो फिक्सड है, तो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में जो है एक डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगी। दैट इज आप कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर जो है, प्रेशर डिवाइड बाय टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट आ जाएगी, या प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर आ जाए, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप आ जाएगी फॉर गिवन, अगर आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर आप वॉल्यूम को जो है वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है, गैलीलियो लॉ कह रहा है कि अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर जो है एक डायरेक्ट रिलेशन में आएंगे। दैट इज P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, या P बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट, या ऐसा कह सकते हैं कि P1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। दैट इज P1 हियर इज द प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, T2 हियर इज इनिशियल टेम्परेचर, P2 हियर फाइनल प्रेशर, T2 हियर इज आपके पास T2 क्या आ रहा है, T2 आपके पास फाइनल टेम्परेचर आ रहा है। तो ये जो है ये एक डेफिनेशन आपके पास आ रही है गैलीलियो लॉ की। तीन लॉ जो हैं जनरली आपने याद रख लेने। अगर इसका भी ग्राफ आप देखेंगे, अगर टेम्परेचर आप इस तरफ ले रहे हैं, प्रेशर आप इस तरफ लेंगे, तो इसका ग्राफ भी आपके पास बिल्कुल इस तरह से मिलेगा जैसे आपने टेम्परेचर और आपने वॉल्यूम का देख लिया था किसके लिए, चार्ल्स लॉ के लिए। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे, प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो ये कुछ तीन इंपॉर्टेंट लॉज हैं। एक तो आपने देखिए जनरली आप कैसे याद रख लेंगे, जनरली ये देखिए सिंपल आप ऐसे याद रखिए, तीन लॉ जो है अभी तक आपने पढ़े, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैलीलियो लॉ। देखिए तीनों लॉ में एक चीज़ आपने पढ़नी है कि आपके पास तीन चीज़ें हैं, एक तो प्रेशर है, दूसरा आपके पास वॉल्यूम है, तीसरा आपके पास टेम्परेचर है। जब आप पहला लॉ पढ़ेंगे, कौन सा लॉ आपके पास आ रहा है, बॉयल्स लॉ आ रहा है। बॉयल्स लॉ में आप जो है टेम्परेचर को जो है सबसे पहले टेम्परेचर कांस्टेंट रख देंगे, इन दोनों के बीच में जो है रिलेशन देखेंगे कि इन दोनों में क्या रिलेशन आ रही है, सब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दूसरा लॉ क्या पढ़ना है आपने, जब दूसरे लॉ की बारी आएगी, दूसरे लॉ में आपके पास PVT तीन चीज़ें हैं, दूसरा आपके पास चार्ल्स लॉ है। देखिए सबसे पहले आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, तीसरा आपने कांस्टेंट रखा था, फिर आप प्रेशर को जो है छेड़िए मत। अब इन दोनों के बीच में बात कीजिए, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा टेम्परेचर के साथ। तीसरा जो आपके पास आ जाएगा वो आपके पास क्या आएगा, गे-लुसेक लॉ। वो क्या कहेगा, बीच वाला जो है आप वॉल्यूम को मत छेड़िए, इन दोनों के बारे में बात कीजिए कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा आपके टेम्परेचर के बारे में। ये तीन लॉ जो है ये आपने याद रखने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर फोर्थ लॉ जो आपके पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास एवोगाड्रोस लॉ। चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
लॉ नंबर 4 जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके पास एवोगाड्रोस लॉ है। चलिए सबसे पहले इसकी भी डेफिनेशन जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। चलिए जी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आपके पास अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ द प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ गिवन गैस आर कांस्टेंट। अगर आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर जो है गिवन अमाउंट ऑफ गैस का जो है, अगर आप इसका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं, व्हेन द प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ गिवन गैस आर कांस्टेंट देन द नंबर ऑफ मोल्स एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस आर इन डायरेक्ट रिलेशनशिप। तब जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आपके पास गैस के होंगे और जो वॉल्यूम होगी गैस की वो डायरेक्ट रिलेशनशिप में होगी। देखिए समझिए इस बात को, ये क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ आपके पास अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, सर आपके पास जो प्रेशर है ये अगर आपके पास कांस्टेंट है, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट वेरी गैस शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद ए वॉल्यूम। जो आपके पास वॉल्यूम होगी इस गैस की, या ऐसा कहें कि जो आपके पास वॉल्यूम होगी इस वाले गैस की, इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस में जो है एक डायरेक्ट रिलेशनशिप आ जाएगी। या ऐसा कहें कि वॉल्यूम डिवाइड बाई एन जो है ये के बराबर होगी, बाय के इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि v डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू के। ये जो आपके पास रिलेशन आ रही है इसका आप क्या कहेंगे, इस लॉ को, इस लॉ को आप जो है एवोगाड्रोस लॉ कहेंगे। नंबर 5 जो लास्ट आ रहा है आपके पास वो कौन सा है, वो आपके पास आ रहा है आइडियल गैस लॉ। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। लॉ नंबर 5 जो है आइडियल गैस लॉ, आइडियल गैस के बीच में ये लॉ जो है जनरली वैलिड है आपके पास। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर and volume of 1 gram molecule of an ideal gas is equal to the product of number of molecules of the gas, universal gas constant and the absolute temperature। इस लॉ के मुताबिक अगर आपके पास 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस दिया गया है, जो उसके पास प्रोडक्ट होगा प्रेशर और वॉल्यूम का, इट शुड बी इक्वल टू n इंटू आर इंटू टी, वायर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, r इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज इक्वल टू टेम्परेचर। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की R की वैल्यू कितनी आती है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन जो है इसकी वैल्यू आती है। ये वैल्यू आपने याद रख लेनी है, दैट R इज कॉल्ड द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और उसकी वैल्यू जो है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन जो है इसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट आपके पास गैस लॉज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बार जो है जल्दी से आप रिवाइज अगर करना चाहें तो इस तरह से रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। नंबर फर्स्ट लॉ जो है आपने पढ़ लिया बॉयलिस लॉ। सर बॉयलिस लॉ में आपके पास क्या रहा था कि जो प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्स रिलेशन आ रही है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। नंबर सेकंड लॉ आपने चार्ल्स लॉ पढ़ लिया। सर चार्ल्स लॉ में क्या आ रहा था, आपने 3 चीज़ पढ़ी है, पी वी और टी। पहले आपने टी के बारे में कॉन्सेप्ट कर दिया, फिर पी को छेड़ेंगे नहीं। वी और टी में क्या आ रहा है, सर वी और टी में डायरेक्ट रिलेशन आ रही है। तीसरा लॉ जो है आपके पास गे लुसेक लॉ आ रहा है, सर प्रेशर और टेम्परेचर में जो है डायरेक्ट रिलेशन आ रही है। नंबर 4 जो है यहाँ पर जो है वॉल्यूम को आप कांस्टेंट रख रहे हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं। नंबर 4 जो है जो एवोगाड्रोस लॉ आपने पढ़ लिया। एवोगाड्रोस लॉ में आपने क्या कह दिया कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स की, अगर टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट है, अगर आपके पास प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। नंबर 5 लॉ जो है वो आपने कौन सा पढ़ लिया, सर 5th लॉ जो है आपने आइडियल गैस लॉ पढ़ लिया। आइडियल गैस लॉ में क्या पढ़ लिया आपने कि जो आपके पास प्रोडक्ट है P इंटू वी, ये किसके बराबर आ जाएगा, N इंटू आर इंटू टी, वायर R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, N इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड T इज द टेम्परेचर। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं कि ये जो बिहेवियर ऑफ गैसेस या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैस लॉ पर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है उसे आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। गुजारिश कर रहे हैं आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।